स्कॉटलैंड T20I ट्राई सीरीज का कल आखिरी मैच था स्कॉटलैंड वर्सेस नेपाल के बीच में, और जहां पर स्कॉटलैंड ने नेपाल को एक बहुत ही कंफर्टेबल वे में कहीं ना कहीं इस मैच में मात दे दी। इस वीडियो के अंदर की शुरुआत करने से पहले जितने भी नेपाल के व्यूअर्स हैं, नेपाल के जो फैंस हैं, वो इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप सब टीम की तरफ से एक छोटा सा चैलेंज हम आपके सामने प्रेजेंट चैलेंज आपको दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसका आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। तो जितने भी आप सब फैंस हैं उनके लिए एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। लास्ट 5 सालों में, पिछले 5 सालों में अगर आप देखें, 5 साल का वक्त हम आपको दे रहे हैं। लास्ट 5 साल में आप 2020 से लेकर 21 से लेकर 2025 जो भी चल रहा है अब तक का आप बात कर सकते हैं। लास्ट 5 सालों में आप 5 ऐसी मैच विनिंग बैटिंग परफॉर्मेंस बताइए दीपेंद्र सिंह ऐरी जो कि टीम के ऑलराउंडर हैं, उनकी जहां पर उन्होंने बहुत ही बड़े और इंपॉर्टेंट क्रूशियल मैचों में आकर अपनी टीम को जीत जो है वो दिलाई हो। बैटिंग परफॉर्मेंस की यहाँ बात करते दीपेंद्र सिंह ऐरी की, 5 साल में 5 परफॉर्मेंस, इतना बैर मिनिमम हमने आपके सामने चैलेंज रखा है। जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग हैं, आप लोग खंगालिए, रिकॉर्ड खंगालिए, कुछ भी खंगालिए, और आपने तो मैचेस भी देखे होंगे। आप सिर्फ 5 मैच विनिंग बैटिंग कंट्रीब्यूशन बता दीजिए दीपेंद्र सिंह ऐरी के इंपॉर्टेंट और बड़े मैचों में, छोटे छोटे या फिर एकदम ही जिनका कोई तुक ही नहीं बनता उन मैचों में नहीं, इंपॉर्टेंट मैचों में, क्वालिफायर हो, बड़ा इवेंट हो, या कोई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2 का बहुत इंपॉर्टेंट मैच हो, कहीं पर फंस गया हो, ऐसे मैचों में, या फिर कोई और ट्राई सीरीज या फिर कोई भी सीरीज रही हो बड़ी टीमों के बीच में, बताइए 5 परफॉर्मेंस आपके सामने ये हम चैलेंज दे रहे हैं। अगर आप बता पाए बैटिंग परफॉर्मेंस के थ्रू, इस पे हम इसी वीडियो में वापस आएंगे, तो वीडियो बने जरूर देंगे। एंड अब मैच की जरा बात कर लेते हैं। बहुत ही डोमिनेटिंग और एक तरफा मैच ये रहा, बिल्कुल बॉल वन सही बहुत ही एक तरफा रहा। कहीं पर भी जो है वो क्लिनिकल 34 रन से एक तो पहले टीम में स्कॉटलैंड ने मात दी, ऊपर से ऑल आउट भी कर दिया। वही कहीं ना कहीं बयान करता है T20 मैच है, आप 34 रन से जीते हैं, सामने टीम को आपने पूरी की पूरी बल्लेबाज 10 के 10 विकेट गिरा दिए। डेफिनेटली ये बहुत ही मतलब कंफर्टेबल विक्ट्री रही है। फेस बाय फेस से बता पाएंगे यार? बिल्कुल 1 से 6 ओवर की अगर हम बात करें तो स्कॉटलैंड ने 64 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं नेपाल ने 43 रन 43 रन किए 1 से 6 ओवर में और 4 विकेट उन्होंने गंवा दिए। पहला फेज जो रहा वो स्कॉटलैंड के नाम रहा और बहुत पीछे हो गई नेपाल चेस के दौरान। वहीं 7 से 15 ओवर की बात करें मिडिल ओवर्स की, तो यहाँ स्कॉटलैंड ने 88 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। वहीं नेपाल ने इस मिडिल ओवर्स में मिड फेज में 85 रन किए 4 विकेट के नुकसान पर। यह फेज भी स्कॉटलैंड के नाम रहा। और वहीं पर डेथ फेज में आए फाइनल ओवर्स में 16 से 20 में, तो यहाँ 41 रन किए स्कॉटलैंड ने बिना कोई विकेट गंवाए। और वहीं नेपाल ने 31 रन यहाँ और किए और 2 विकेट अपने तो बचे थे वो भी गिरा दिए। और ये फेस और मैच लगातार तीनों फेसेस स्कॉटलैंड जीतने में कामयाब रहा और मैच भी। बिल्कुल, जब आप इतना बड़ा कोई स्कोर चेस करते हैं, लगभग अगर आप देखें 190 के आसपास का, जब आप 94 के आसपास जब स्कोर चेस करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, ये ज़्यादा बताएंगे कि आपका पावर प्ले बहुत अच्छा जाना चाहिए, एक अच्छी शुरुआत मिलनी चाहिए। जैसे देखिए पिछले मैच में 175 चेस किए तो पावर प्ले अच्छा गया, पावर प्ले जाना चाहिए, वो नहीं गया, आप क्लियर दिख रहा है। उसके बाद फिर एक मौका बनता है कि मिडिल ऑर्डर में कुछ एक तगड़ी पार्टनरशिप या विकेटलेस एक इनिंग रही हो, वो भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला। मिड फेज पे 4 विकेट और टीम ने गंवा दिए, सारे बल्लेबाज लगभग वहां खत्म हो गए और फिर एंड में कुछ बचा ही नहीं था। तो ये आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो शुरुआत चाहिए थी वो भी नहीं मिली। क्या मिड में आकर किसी ने संभाल कर एक उम्मीद जगाई, वो भी नहीं हुआ। वो फेज बाय फेज में हमें क्लियरली समझ में आ रहा है। खैर, ये और 3-0 से फेज बाय फेज में स्कॉटलैंड ने नेपाल को मात दी। ये भी बता रहा है कि आखिर कितनी कंफर्टेबल विक्ट्री स्कॉटलैंड की रही है। स्कॉटलैंड के जो टॉप कंट्रीब्यूटर रहे मन से, डेफिनेटली मन से, जैसे ऐसे कुछ बल्लेबाज होते हैं, जब ये आप चलते हैं तो फिर यही कारनामा करते हैं। 200 की स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ लगभग हर बॉलर पे उन्होंने धुआंधार सिक्सेस और बाउंड्रीज की झड़ी लगा दी। 39 गेंदों में 78 रन, 5 चौके और 6 छक्के। मैच खत्म होने के बाद मनसे ने कहा भी था कि मुझे अपने क्राउड के सामने परफॉर्मेंस करने में मजा आता है। लोग कहते हैं कि होम एडवांटेज है, लेकिन डेफिनेटली मुझे बड़ा मजा आता है अपने क्राउड के सामने परफॉर्मेंस करने का, क्योंकि बहुत कम मौके उन्हें मिले। वो ऐसा कह रहे हैं क्योंकि अवे में स्कॉटलैंड जो है ज्यादा खेलती हुई नजर आई है रिसेंटली, पीछे की अगर हम बात करें, और 6 छक्के भी उन्होंने यहाँ पर लगाए। उसके बाद मार्क वार्ड, ये एक दाव जो अभी तक स्कॉटलैंड का है वो पूरी तरह से फेल हुआ है। जो उन्होंने तैयारी की थी कि मार्क वार्ड से ओपनिंग करा कर देखे, डेफिनेटली अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं चला है। सोचना पड़ेगा उनको इसके बारे में। ब्रेंडन मैकुलर ने अच्छी साथ दिया मनसे का, 30 गेंदों में सेंचुरी, उनकी पार्टनरशिप हुई इन दोनों के बीच में, 30 गेंदों में 42 रन। इसके बाद थोड़ा सा स्कॉटलैंड जरूर लड़खड़ाया एकदम से। रिची बैरिंगटन 9 रन पर आउट हुए। आज रिची बैरिंगटन वापस आ गए, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट। फिनले मैकरेथ 1 रन पर आउट हो गए। उसके बाद
बाद लेकिन माइकल लीस और मैथ्यू क्रॉस ने आकर एक अच्छा फिनिशिंग टच दिया और 190 के बाद पहुंचना मेहनत किया। जैसे कि एशिया क्रिकेट पेज पर हमने एक आर्टिकल भी डाला था माइकल लीस रिलेटेड, बहुत ही उम्दा उनका ये लास्ट 5-6 गेम्स गए हैं, बहुत कंट्रीब्यूशन के बड़े शानदार मौकों पर आए। देखिए कल भी कितने इंपॉर्टेंट मौके पर उन्होंने एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया और टीम को एक हाई स्कोरिंग स्टेज पर खत्म करने में हेल्प किया। एंड ओवर टू नेपाल बॉलिंग यूनिट, बैटिंग बॉलिंग कार्ड्स समझ में आ रहे हैं, कौन से बॉलर से और एक्सपेक्ट किया जा सकता था थोड़ा सा टाइट और बेहतर? नहीं ज़रूर, देखिए अगर हम बात करें दीपेंद्र ने भी खासा रन खर्च किए हैं और रीजन ठक्कल ने बहुत ज़्यादा रन लुटा दिए और रुपेश सिंह ने भी बहुत ज़्यादा रन दिए, लेकिन जो ब्रेक लगाया वो स्पिनर्स ने ही लगाया। जी हाँ। ललित राजवंशी हो, संदीप हो, इन्होंने खास करके ब्रेक और ब्रेक थ्रू शायद कुशल भुरतेल ने दिया। बिल्कुल, तो कुशल भुरतेल ने भी दो विकेट निकाले, तो यहाँ रोकने का काम, ब्रेक थ्रू दिलाने का काम, वरना ये स्कोर आराम से शायद 215 215 के जी। आसपास गिरता। जैसे कि पेसर्स और दीपेंद्र ने जो बॉलिंग कराई वो बहुत ही ज़्यादा बिलो एवरेज रही, बहुत ज़्यादा लेंथ खराब रही, बिल्कुल बहुत दीपेंद्र खराब की। रही है। और दीपेंद्र का जो एक आइडिया रहता है कि राउंड 10 से आकर बॉल को ऑफ साइड में बाहर फुल डालने का, वो कभी-कभी बैकफायर भी कर जाता है। पिछले मैच में अच्छा किया था, इस मैच में बिल्कुल, बैकफायर। बिल्कुल, तो ज़रूर है, लेकिन इस मैच में जो कि बहुत एक तरीके से सीरीज़ जीतने बिल्कुल। के लिहाज से था, तो यहाँ पर ज़रूर बॉलिंग जो है वो यूनिट काम आया नहीं और संदीप, ललित और कुशल ने ही थोड़ा ब्रेक लगाने का कोशिश किया और लगाया भी, वरना ये स्कोर कहीं और ही जा रहा। बिल्कुल, वो हमें दिख भी रहा है उनकी इकॉनमी से लगाने की उन्होंने पूरी कोशिश यहाँ पर जरूर की है। चलिए ये बात हो गई बॉलिंग यूनिट की। अगर हम बात करें नेपाल के बल्लेबाजों की, अगर यहाँ पर बात करें तो ज्यादा कुछ हैरानी ऐसी हुई नहीं है बल्लेबाजी को देखकर, अगर हम कहें क्योंकि अब सबसे बड़ी चीज थी, ये एक इंपॉर्टेंट फाइनल मैच था। इस मैच को जीतकर नेपाल जो है ये ट्राई सीरीज जीत जाता और इस तरह के क्रूशल मैचेस में हमने कई बार, एक बार नहीं कई बार जो है वो नेपाल टीम की बल्लेबाजी को स्ट्रगल करते हुए देखा है। और कल भी ऐसा ही एक पुराना ही आप कह सकते हैं ओल्ड डेज की तरह ही कहीं ना कहीं नजर आया। बैटिंग कार्ड की यहाँ पर अगर बात करें तो शुरुआत, जैसे हमने कहा कि शुरुआत अच्छी मिलनी चाहिए इतने बड़े स्कोर के लिए, अगर आप देखें, लेकिन नहीं चल पाए। कुशल भुरतेल 4 रन बनाकर आउट, आरिफ शेख माफी आसिफ शेख 14 रन बनाए, उन्होंने साथ तेज जरूर खेल रहे थे लेकिन रन आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली। भीम शार की बहुत ही नाइटमेयर टूर कहीं ना कहीं आसिफ शेख का कंप्लीट हुआ है, रन आउट सही सही, लेकिन इससे पहले भी ऐसा कुछ खासा उन्होंने किया नहीं था। भीम शार की 10 गेंदों में 12 रन, वो भी कुछ खासा नहीं कर पाए। रोहित पटेल ने 20 गेंदों में 27 रन किए, एक स्टार्ट जरूर नहीं मिल पाया, लेकिन सिर्फ 27 रन से काफी नहीं था। जो आपके टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके हैं, आपको 194 चेस करने हैं, तो एज अ कैप्टन डेफिनेटली 27 रन बिल्कुल भी आपके लिए काफी नहीं है। और रोहित पटेल का ये T20I सीरीज भी बहुत खराब है, 4 मैचों में उन्होंने महज 87 रन किए हैं इस T20I सीरीज में, यानी आप देखें तो लगभग मेरे ख्याल से 20-21 के आसपास का एवरेज उनका रहा है, बहुत ही खराब, एक ही 30s कहीं ना कहीं आया है। एक और बार रोहित पटेल अपनी टीम के लिए मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन देने में नाकामयाब रहे। फिर आए आरिफ शेख और फिर आए दीपेंद्र, आरिफ शेख भी चलते बने, दीपेंद्र सिंह एरी आए, उनके पास एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म था, फिर से एक अच्छी ट्राई सीरीज थी, फाइनल गेम था, जीत कर आप ये सीरीज जीत सकते थे। एक सामने एक बड़ी टीम भी थी, ऐसे कोई छोटी मोटी टीम भी नहीं थी, तो इस मौके पर आकर दीपेंद्र सिंह एरी ने भी ह्यूजली डिसअपॉइंट किया। पहले तो वो 103 की स्ट्राइक रेट से मैच खेले, 33 गेंदों में 34 रन, और आपको चाहिए 11-12 रन रेट से रन, ये इनिंग वही समझा पाएंगे कि आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद नीचे आकर रुपेश सिंह ने पूरा कोशिश जरूर किया 22 गेंदों में, उनके ट्राई के लिए यहाँ पर क्रेडिट जरूर देना चाहेगा, एप्रिसिएशन बनती है। 22 गेंदों में 43 रन, 195 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने कोशिश की, लेकिन तब तक नेट रिक्वायर्ड रन इतना बढ़ गया था। और जहां पर अगर दीपेंद्र सिंह एरी उनके साथ जाते 60-70 तक करते तो रुपेश से देखिए क्या सपोर्ट मिलता, और शायद ये टीम शायद ही पक्का ये मैच के बाद कर सकता था। अब वापस से उस क्वेश्चन पे आते हैं, बैटिंग कार्ड की बात यहाँ पर हो गई। जयप्रंत ने आपसे पूछा, आपने उम्मीद है कि आपने अगर खंगाला होगा तो आपने 5 आंसर जरूर दिए होंगे, और 5 अगर आप नहीं दे पाए तो बिल्कुल भी हम हैरानी नहीं है, और क्योंकि है ही नहीं। अगर आप नहीं दे पाए हैं तो डेफिनेटली बिल्कुल भी हैरानी नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं, और आपने अगर दे दिए हैं तो फिर डेफिनेटली आप बहुत ही ज्यादा आंखों में पट्टी बांधकर बैठे हो, क्योंकि 5 ऐसी परफॉर्मेंस उनके बल्ले से है ही नहीं लास्ट 5 सालों में भी, कि जहां पर उन्होंने अपनी टीम को बड़े इंपॉर्टेंट या क्रूशियल मैचों में आकर टीम के लिए जिताया हो, चाहे वो ओडीआई हो T20 हो। और डेल क्रिकेट ये लगातार चीजें उठाता रहा है दीपेंद्र सिंह एरी को लेकर। ओडीआई में भी हम ये लगातार चीज कहते रहे हैं, ओडीआई में तो खैर डिजर्व भी नहीं करते प्लेइंग 11 में जगह बनाना। अब आप सोचेंगे कि ये जो इस जो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में है, उनकी शायद 32-33 का एवरेज गया है 4 मैचों में जो उन्होंने खेले हैं, उसमें एक में उन्होंने 50 किया, 55 किए, और एक में उन्होंने 28 रन नॉट आउट यहाँ पर किए थे, बाकी 2 में वो फ्लॉप गए। तो यकीन मानिए आप रुपेश सिंह को उठा लीजिए यहाँ से और उनको भी 50 मैच दे दीजिए,
बिल्कुल। 50 मैच बाद जब आप रुपेश सिंह को स्कॉटलैंड लेके जाएंगे, वो भी ये 100-120 रन करके आपको दे सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। 50 मैच बाद भी अगर एक बंदा जाकर स्कॉटलैंड जाकर 32-33 के एवरेज से रन करता है, तो वो मैच आप किसी को भी दे सकते हैं, आपको वो रन फिर भी मिलते हैं। बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है यहाँ पर। और T20I सीरीज में हमने देखा वो फिर से फ्लॉप हो गया। अभी जो एक लो स्कोरिंग गेम था 98 का, वहां पर अब हम आपको बहुत सारे पहले भी गिना चुके हैं एग्जांपल्स। अब आपको 5 नहीं बल्कि 10 ऐसे एग्जांपल गिना सकते हैं जहां पर टीम को उनसे जरूरत थी, वो कभी नहीं कर पाते हैं। बल्ले से अगर हम बात करें, ग्लोबल क्वालिफायर फिर से उठा लीजिए 2022 का सेमीफाइनल यूए के खिलाफ, उन्होंने 40 किए लेकिन मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन वो भी नहीं रहा। वो आराम से जिता के उस मैच को लेकर जा सकते थे। उसके बाद 2000 अगर आप देखें 23 का आप प्रीमियर कप उठाकर देख लें, जो नेपाल ने अपने घर में जीता था, उसके बाद पहुंचे थे सेमीफाइनल मैच में वो 0 पर आउट हो गए थे। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालिफायर में भी उनके बल्ले से कुछ खासा कंट्रीब्यूशन निकला नहीं, जिसको जीतकर नेपाल जो है T20 वर्ल्ड कप खेला था। 2024 एशियन प्रीमियर कप सेमीफाइनल यूए के खिलाफ, वहां पर भी वो रन नहीं कर पाए और टीम वो भी मैच हार गई। उसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप में जैसे कई मौके हैं, वो तो खूब मौके देते हैं, 20 के एवरेज की तो बल्लेबाजी है, वो तो कई बार उन्हें जरूरत नहीं पड़ी, वो कभी भी टीम के काम आए नहीं। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में वो गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो नहीं कर पाए, बांग्लादेश के खिलाफ वो नहीं कर पाए। अभी आप घूमकर वापस आइए, जो अभी जो ये जो T20I सीरीज हुई अभी 4 मैचों की, 98 वाला जो मैच था जहां पर चेस करना था, वो भी 12-13 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट गए। वहां पर भी आकर नीचे के बल्लेबाजों ने आकर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दिया। अब इस मैच में भी आप आइए, यहां पर भी उनसे नहीं। तो कई सा और भी हम कहीं भूल रहे होंगे, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहां पर उनकी टीम को जरूरत थी, बल्ले से वो कभी कंट्रीब्यूशन देने में नाकामयाब नहीं रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, उनका क्या है ना, उनको एक मीडिया हाइप परसेप्शन किया गया है उनके अराउंड, जो है एक सोशल मीडिया का जो हाइप है, पेजों का जो हाइप है, वो क्रिएट किया गया है। बड़े फिल्टर लगा लगा कर स्टैट्स उनके फैंस के सामने परोसे गए हैं और ऑलमोस्ट उन्हें एक तरह एक बहुत बड़े एक ऑलराउंडर का दर्जा दे दिया गया है। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि बॉलिंग से उन्होंने कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट कहीं कुछ वक्त पर विकेट लिए, तो फिर बॉलर कहिए ना, बॉलर, तो फिर उन्हें बॉलर कहिए, ऑलराउंडर का टैग देने का मतलब नहीं आता। आप 5 साल की हम यहाँ बात कर रहे हैं, पीछे क्या किया था वो रहने दीजिए। मार्लस लाबुशेन ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना उनका एवरेज है, फिर भी उन्हें टेस्ट टीम से ड्रॉप आउट कर दिया गया। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर फुल मेंबर्स के पैरामीटर यहाँ लगाने लग गए ना, तो आधी टीम बाहर हो जाएगी। बिल्कुल, खास करके सेना की अगर हम फुल जी मेंबर के भी फिल्टर देखेंगे तो सेना के, वरना साउथ एशिया में तो बहुत ज्यादा गद्दी छोड़ते ही नहीं है, बैठ जाते हैं। बिल्कुल, साउथ एशिया में तो ये आदत बहुत ज्यादा है। सेना में जो हम देखते हैं ऐसा कि वहां पर बहुत ज्यादा चेंजेस वगैरह होते हैं, तो प्लेयर अगर परफॉर्म ना करे, खैर वो अलग बात है। लेकिन वही सेम जैसा अभी आपने कहा कि बॉलर कहना फिर ठीक रहेगा कि अगर उन्होंने बॉलिंग से 2-3 विकेट निकाले हैं अगर इंपॉर्टेंट मैच में, लेकिन ऑलराउंडर हैं आप, तो आपका एक काम नहीं है। चाहे दुनिया के किसी भी बड़े ऑलराउंडर से पूछ लीजिए, वो यही कहेंगे कि मेरा काम दोनों में है, मुझे दोनों में संभालना है, दोनों में टीम को जरूरत पड़ेगी तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मुझे ऑलराउंडर कहा जाता है। ये नहीं कि मैं बॉलर हूँ। जी हाँ, आप बुमराह को ऑलराउंडर नहीं कहेंगे, संदीप लामिछाने को ऑलराउंडर नहीं कहेंगे आप, तो स्टार्क या हेजलवुड ऑलराउंडर नहीं है, ये सब बॉलर्स हैं, ये बॉलर्स लोग हैं। और पैट कमिंस ये अभी भी बॉलर्स हैं, चाहे कितना भी रन कर ले, उन्हें ऑलराउंडर का दर्जा कभी और किसी और दिन मिल जाएगा जब वो ढेरों रन कर देंगे, लेकिन अभी नहीं, ये सब बॉलर। लेकिन रन कर कभी कभार कर भी देते हैं, तो कभी कभार कर देते हैं ये नहीं, लेकिन बॉलिंग से मैक्सिमम ऑफ द टाइम ये करते हैं कि हाँ चलिए बॉलिंग से 3 विकेट 5 विकेट। तो ऐसे ही दीपेंद्र का काम दोनों का है, उन्हें बल्लेबाजी से बॉलिंग से दोनों से संभालना है। लेकिन जैसा अभी आपने बताया कि कितनी मर्तबा वो फेल रहे हैं टीम को जीत दिलाने में, और बहुत ही कम मर्तबा है या है ही रेयरली है जहाँ पर लेस मैच जिसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रखता, उस मैच पर उन्होंने आकर रन्स किए हों शायद, या टीम को जीत दिलाई हो। तो खैर इस बारे में बहुत ज्यादा लकी है दीपेंद्र कि उन्हें लगातार मौके मिलते हैं, लगातार खेलने, और सोशल मीडिया हाइप भी बहुत मिलता है, पेजेस की तरफ से हो, जो सो कॉल्ड क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं नेपाल के, उन्होंने भी बड़ा हाइप बनाया हुआ है उनके अराउंड। पता नहीं उन्हें क्या मिलता होगा इस चीज का, बहुत हाइप किया हुआ है और ऐसे ऐसे फिल्टर लगाकर उनको इस तरह से दिखाया गया है कि वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर है एसोसिएट में। लेकिन अगर आप एक उठाकर देखेंगे ना लास्ट 5 सालों में, तो डेफिनेटली कुछ भी परफॉर्मेंस उनकी नहीं रही है एज अ ऑलराउंडर। जैसे ने भी आपको समझा, एक चीज बहुत रहती है आज, ये जो पूरा टाइम चल रहा है क्रिकेट का, यहाँ क्रिटिसाइज होना कोई नहीं चाहता। जी हाँ, यहाँ क्रिटिसाइज होने को ये समझ लिया जाता है कि शायद ये
पर्सनली बुराई कर रहे हैं, जी हाँ, कोई अपना ग्रज निकाल हाँ, रहे हैं, ये ये बहुत चीज़ गंदी आदत है, सही बहुत कहा। गंदी आदत है। ये बहुत ज़्यादा पहले तो ये बहुत अच्छा एक दौर था कि क्रिटिसाइज़ कर उनकी वीकनेस को बताकर काम किया जाता था और थोड़ा-सा अपने ऊपर अपने अंदर बदलाव लाते थे। लेकिन अब ये नहीं है, बहुत ज़्यादा पर्सनल ले लेते हैं कि शायद ग्रजेस हैं या सबके सामने मुझे छोटा दिखाना जी चाहते हाँ। हैं, ऐसा कुछ। क्रिटिसाइज़ करने में लैंग्वेज का ध्यान दें अगर क्रिटिसाइज़ करने वाला, जिसको हम क्रिटिसाइज़ कर रहे जी हैं, वो अगर सामने वाले की लैंग्वेज पर ध्यान दे कि ये किस लैंग्वेज में क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्या वे है इनका, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा टोन वाला तो नहीं है, उल्टी-सीधी भाषा में तो नहीं है, तो आप इस क्रिटिसाइज़ को लीजिए, लेना सीखिए तो बहुत बेहतर होगा। तो उम्मीद करेंगे कि शायद दीपेंद्र आने वाले वक़्त में, अभी तो बहुत आने वाले वक़्त में क्या कितना टाइम तो चले ही गए, जी हाँ। बहुत टाइम तो अभी आना है इसी साल, तो उम्मीद करेंगे कि वो अच्छा करें, लेकिन एक और मौका हाथ से निकल बिल्कुल, पिछले 5 साल की उन्होंने बात की, वो 5 बैटिंग परफॉर्मेंस भी उनकी तरफ से निकल कर आई हैं। और कल भी एक ऐसा मौका था जहाँ पर उन्होंने पूरी तरह से टीम को एक बार फिर से लेट डाउन किया और इसी के साथ यहाँ पर जो है एनालाइज़ है वो कंप्लीट होता है। एंड स्कॉटलैंड की बॉलिंग यूनिट की हम बात करना भूल गए, नंबर्स यहाँ पे जल्दी से हम दिखा देते हैं। और 194 अच्छा टोटल अच्छा था, लेकिन फिर भी आखिर डिफेंड तो करना था क्योंकि पिच अच्छी थी। बिल्कुल। और क्रिस्टोफर क्रिस ग्रीव्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, 3 विकेट, मार्क वाट ने भी, सभी बॉलर्स ने काफ़ी अच्छा साथ दिया, साफियान शरीफ ने भी काफ़ी ब्रेक थ्रू उन्होंने बिल्कुल, ज़्यादा वो रहते नहीं हैं इकोनॉमिकल अक्सर टी20 के फॉर्मेट में, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे अपना बेस्ट दिया और सारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी कोशिश की। माइकल लीस ने भी 1 विकेट निकाला और काफ़ी अच्छा डे आउट रहा साथी बॉलर्स का और स्कॉटलैंड को जिताने में वो कामयाब हुए। बिल्कुल और इसी के साथ ये एनालाइज़ कहीं न कहीं हम कंप्लीट करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए डेली